नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी नाउ में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट तो देते ही है, साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन कॉल्स लेकर आते हैं। सबसे पहले गेस्ट से परिचय करवा दूं, हमारे साथ मनोज कुमार जैन हैं, डायरेक्टर है कमोडिटी एंड करेंसी रिसर्च के पृथ्वी फिनमार्ट के। साथ ही वंदना जी हैं और धर्मेश भाटिया जी हैं जो डायरेक्टर है इमिरेट्स एनबीडी के। वंदना भारती हैं, एवीपी है कमोडिटी रिसर्च एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की। आप तीनों ही मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ गोल्ड और सिल्वर पर अपना आउटलुक देने के लिए सुरेंद्र मेहता जी भी होंगे जो गोल्ड की तेजी के बारे में बताएंगी, कहां तक ये तेजी जा सकती है। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें जिन पर आपको आज नजर रखनी चाहिए। गोल्ड के साथ ही शुरुआत करते हैं। गोल्ड में जो शुरुआती तेजी थी वो अब भी बरकरार है और 55,000 रुपए के बेहद करीब है। शुरुआती कारोबार में हमने 55,000 के ऊपर भी जाते भाव देखा। चांदी शुरुआती कारोबार में ही 73,000 के ऊपर निकल गई। करीब करीब 1,500 रुपए की तेजी चांदी में दिख रही है। वहीं क्रूड की बात करें तो $132 के आसपास कच्चा तेल आज कारोबार कर रहा है, लेकिन नेचुरल गैस एक रेंज में फंसता दिख रहा है। यूरोप गैस में तो 5 से 7% की कल गिरावट भी दिखी थी। ऊपरी स्तरों पर बिकवाली दिख रही है। अब कॉपर आज हल्की तेजी के साथ यहां पर कारोबार हो रहा है, लेकिन बाकी मेटल पर दबाव है। जिंक और एल्युमिनियम यहां पर आधे से 1% की गिरावट है। कल एल्युमिनियम में हमने 7% तक की गिरावट देखी। अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में मेंथा की अगर बात करें तो बेहद ही सीमित दायरे में कारोबार है। छोटे से रेंज में ही मेंथा का मार्केट घूम रहा है। कॉटन हल्की तेजी के साथ 0.25% तक की तेजी आज हम कॉटन के मार्केट में देख रहे हैं। वही हल्दी निचले स्तरों पर अब खरीदारी दिख रही है, वो 9,000 के आसपास। एनसीडीएक्स पर वायदा कारोबार दिख रहा है। जीरा उत्पादन में कमी का मान है ही, मांग मजबूत है, उससे यहाँ पर फायदा मिल रहा है और वापस से 21,000 की ओर जीरा जाना शुरू हो चुका है। धनिया यहाँ भी निचले स्तरों पर वापस से बाइंग आई है और 11,000 के ऊपर है। कैस्टर पिछले साल से उत्पादन 8.5% कम रहने का अनुमान है। ग्वार आज आधे से 1% तक की तेजी ग्वार सीड और ग्वारगम के भी वायदा में दिख रहा है। चलिए, लेकिन अब आप अपने मेहमानों से बात करना शुरू कर लेते हैं क्योंकि आज जबरदस्त तेजी है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर के साथ। सबसे पहले वंदना जी आप बताइए, गोल्ड में क्या करना चाहिए? 55,000 के करीब है भाव। आपको लग रहा है कि अब रिकॉर्ड स्तर इस हफ्ते ही अगले 2 दिनों में दिख जाएगा एमसीएक्स पर? जी विश्व मोहन जी, जिस तरीके की मूवमेंट आ रही है यहाँ पे दिखेगा। और बार बार मैं ये चीज बोलती हूँ कि एमसीएक्स गोल्ड में एक प्रीमियम देखने को मिलेगा अगर क्रूड फ्यूल ऑयल प्राइसेस हाइक होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 78 to 79 तक भी यहाँ पे आईएनआर जाता हुआ देख सकते हैं। तो इसका जो प्रीमियम है वो भी एड ऑन होगा एमसीएक्स के प्राइसेस पे। इंट्राडे में थोड़ा सा मुझे विश्व मोहन जी लग रहा है कि एक छोटा सा करेक्शन यहाँ पे मिल सकता है और 54,825 पे यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग एडवाइस करूंगी मैं बहुत शॉर्ट टारगेट के लिए। 54,500 के लिए स्टॉप लॉस यहाँ पे 55,000 का लगा के चलना होगा। लेकिन ये एक हाई रिस्क ट्रेड है और यहाँ पे इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस लगा के करें। और ओवरऑल जो ट्रेंड है गोल्ड का, ये यहाँ पे ओवरऑल बाइंग में ही रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं करना है शॉर्ट टर्म और इंट्राडे पोजीशन में। तो मेरे ख्याल से अगर थोड़ा सा 2-3 दिन के लिहाज से यहाँ पे चलते हैं विश्व मोहन जी, तो मेरे ख्याल से इनफैक्ट 56,000 तक के भी लेवल्स यहाँ पे आ सकते हैं। ट्रेंड बुलिश है, चाहे वो मीडियम टर्म हो, पोजिशनल हो, लेकिन इंट्राडे के लिए छोटे से ट्रेड, हालांकि काफी रिस्की ट्रेड है ये, इसलिए स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा। छोटे नीचे की तरफ जो अगर आपको डिप मिलेगा वहां पर अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें अगर सेल कॉल लेते हैं। लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव है। और उसी ट्रेंड पर बात करने के लिए हमारे साथ सुरेंद्र मेहता जी भी हैं, सेक्रेटरी हैं इब्जा के। सर, क्या लग रहा है 56,191 जो हमने 2020 अगस्त में देखा था, इस हफ्ते उसको हम पार कर पाएंगे क्या? देखिए, सबसे जो बड़ी बात यह है कि गोल्ड एक बुलिश ट्रेंड में जा चुका है और जो भी फैक्टर्स हैं, हमारे पास जियोपॉलिटिकल टेंशन है, रशिया पे इतने सैंक्शन लगा दिए गए हैं, ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं और रुपया भी कोई भारतीय बाजारों में रुपया भी बहुत निचले स्तर पर आ गया है। तो हमें किसी भी प्रकार की कोई भारतीय बाजारों में भी कोई गोल्ड के प्राइसेस को लेकर कोई ऐसा लगता नहीं है कि प्राइसेस में किसी भी प्रकार की गिरावट आएगी। मेरा मानना यह है कि यहाँ पर किसी को भी पोजिशनल व्यू नहीं बनाना चाहिए, हमेशा इंट्राडे व्यू बना के ही चले। और मुझे ऐसा लगता है कि यदि गोल्ड स्लाइड होता है तो नीचे में एक 2023 इसका फर्स्ट टारगेट होगा और यदि वो $2023 को तोड़ता है तो बहुत ज्यादा डाउनफॉल होगा, $1965 तक आएगा। लेकिन इसकी ऊपर की रेंज $2119 तक मुझे दिखाई देती है। जो 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 मैं रेंज आपको बता रहा हूँ
इसी प्रकार की रेंज में आजकल कारोबार हो रहा है। मतलब आपको यदि स्टॉप लॉस भी लगाना है तो कम से कम आपको $30 $32 का स्टॉप लॉस लगाकर काम करना पड़ेगा। तो ये सारे बहुत ही रिस्की ट्रेड हैं और बिल्कुल स्टॉप लॉस लगाकर काम करना चाहिए। माय रेंज वुड बी $2023 to $2119 ऑन द डाउन साइड एंड अप साइड। सर एमसीएक्स पर इसे कन्वर्ट करें तो किस तरह का रेंज आप देख रहे हैं एमसीएक्स के लिए? यदि हम करंट प्राइस की बात करें, जो रुपी को कन्वर्जन हम करें, तो मुझे लगता है ऊपर में गोल्ड 56,400 रुपए तक जा सकता है और नीचे में एक बार 53,800 रुपए तक की। यानी 56,400 ऊपर की तरफ और 53,800 नीचे की तरफ गोल्ड का ये रेंज इन्होंने एमसीएक्स के लिए बताया। यानी एक जो नया रिकॉर्ड है वो एमसीएक्स पर भी दिख सकता है और साथ ही कॉमेक्स पर भी गोल्ड रिकॉर्ड स्तरों पर है। चलिए अब हमारे साथ मनोज जी भी हैं और धर्मेश भी है। धर्मेश जी, आपको क्या लगता है गोल्ड में किस तरह के लेवल आप देख रहे हैं यहाँ से और आप क्या रेंज देंगे? और आज के लिए कुछ ट्रेड सलाह दे रहे हैं या नो ट्रेड की सलाह देंगे? देखिए, नो ट्रेड इज नो प्रॉफिट। डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूंगा कि ट्रेड तो करना ही चाहिए, क्योंकि कोई भी प्राइस इज ऑलवेज अ राइट प्राइस। मेरे हिसाब से अगर आप देखिए सोने की बात करें तो सोने में जो तेजी है वो काफी बरकरार है। अभी भी मार्केट जो 2000 का जो स्तर था कंटिन्यूस ब्रेक नहीं कर पा रहा था इतने महीनों से, और अभी मार्केट इसके ऊपर आया है। तो इसका मतलब है कि बुलिशनेस काफी है मार्केट में। काफी बायर्स एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है वो कंटिन्यू रहेगी। तो उस कारणवश आप देखिए सोने में तेजी आ चुकी है। बट अगर आप सोने के साथ चांदी भी देखें तो चांदी भी जो $22-24 पे ट्रेड होती है आज $27 हो गई है। सोना जो 1900 में ट्रेड हो रहा था आज $2100 के इर्द गिर्द आ गया है। तो फंडामेंटली मार्केट में तेजी है। कच्चा तेल लाइफ टाइम हाई के बाजू में है, सारे बेस मेटल लाइफ टाइम हाई के बाजू में है, अनाज देखिए वीट भी देखिए लाइफ टाइम हाई के बाजू में आ चुके खड़ा हो चुका है। तो सिर्फ एक सोना, चांदी और या प्लेटिनम, ये तीन प्रोडक्ट है अभी भी मार्केट में इसमें तेजी नहीं आई है। तो इसमें मुझे लग रहा है कि काफी बायर्स इसमें एंटिसिपेट करेंगे घुसने के लिए, और वही देख रही है प्राइस धीरे धीरे प्राइस बढ़ रहा है। तो मैं रेकमेंड करूंगा निवेशकों को कि अभी भी आप मार्केट में बाय में रहिए, स्टिक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करिए। स्पेकुलेटर इसमें काफी हावी रहेंगे। फंडामेंटली और टेक्निकली मुझे लगता है कि ये 2200 का स्तर शीघ्र ही ब्रेक करेगा। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 56,000 के स्तर आपको देखने मिल सकते हैं। रुपये की बात करें तो रुपया इसे और फ्यूल देगा और पेट्रोल देगा इसे बढ़ने में, क्योंकि मुझे लगता है रुपया 77 फॉरवर्ड भी ब्रेक कर चुका है और ये और भी जा सकता है ऊपर, क्योंकि बाकी सारे करेंसीज देखिए आप, यूरो देखिए, स्टर्लिंग देखिए, बाकी सारे फंडामेंटल करेंसीज देखिए, सारे वीक हो चुके डॉलर के सामने, इंक्लूडिंग रूपी अभी भी इतना वीक नहीं हुआ जितना होना चाहिए। अगर ये वॉर कंटिन्यू रहा, तेल $150 के ऊपर चला गया तो आपको रूपी $80 भी देख सकते हो आप। तो फंडामेंटली टेक्निकली सोना तेजी है। ओके, यानी फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों ही सोने में तेजी की उम्मीद लग रही है। अब मनोज जी, अब आपका व्यू क्या है गोल्ड और सिल्वर को लेकर? आप क्या नया टारगेट देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर में यहाँ से? नमस्कार विश्वमोहन जी, बिल्कुल जैसा कि कोलिक बता रहे हैं तो यहाँ मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव बना हुआ है। एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, हम देख रहे हैं कि डॉलर के मुकाबले यूरो जो है रिकॉर्ड लोज पे ट्रेड कर रहा है, और हमने देखा है कि जब भी यूरो में बड़ी गिरावट देखने को मिली है उसने सोने की कीमतों को सपोर्ट किया है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस बने हुए हैं, एनर्जी के प्राइसेस रिकॉर्ड हाइस पे है, जिसके चलते यहाँ पे आगे इन्फ्लेशन जो है वो काफी एलिवेटेड रहने वाला है। तो अभी मोमेंटम यहाँ पे पॉजिटिव बना हुआ है। मेरा मानना है कि $2100 यहाँ अगले 1 से 2 दिन में देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा अगर लंबी अवधि की बात करें तो $2200 जो है वो कॉमेक्स पर एक बार देखने को मिलेगा। इंट्राडे के लिहाज से मेरा मानना है कि यहाँ पे ट्रेंड के साथ ही जाना चाहिए। अभी मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव बना हुआ है। 54,400 के आसपास यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। वो लेवल पे आए तो बाय करके चलिए। 53,800 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में इंट्राडे के लिए 55,500 तक के लक्ष्य रख सकते हैं। अगले 1 से 2 दिन की बात करूं तो यहाँ 56,200 से 56,400 के जो लेवल्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो जब तक 53,800 के लेवल्स यहाँ क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड हो रहे हैं, शॉर्ट साइड में जाना प्रेफर नहीं करेंगे। ऊपर में 55,500 से 56,000 तक के लेवल्स अगले 1 से 2 दिन में देखने को मिल सकते हैं। ओके, यानी 55,500 रुपये के टारगेट आपको 1 से 2 दिनों में दिख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं मेटल की, जहां पर LME पे तो निकेल की ट्रेडिंग सस्पेंड हो चुकी है, लेकिन यहां पर जो भी बेस मेटल्स में ट्रेडिंग हो रही है क्या करना चाहिए? वंदना जी क्या सलाह देंगी? MCX मेटल में क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को आज? विश्वमन जी, मैंने एक चीज ध्यान दिया है यहाँ पे कि रैली, जो मैड रैली थी वो यहाँ पे खत्म होती हुई दिख रही है, और
ब्रीदर यहाँ पे आ रहा है। आप देखें तो कॉपर के प्राइसेस जो है 5% नीचे हैं। निकल में जो फॉल आया ये 68% ऑलरेडी नीचे है। एल्यूमिनियम में भी 16-17% की जो गिरावट है वो देखने को मिली है। जिंक में भी यहाँ पे 14% का गिरावट है। तो मेरे ख्याल से एक चीज अब यहाँ पे ट्रेडर्स को ध्यान में रख के चलना होगा कि मार्केट अब वन साइडेड नहीं रह गई है कि सिर्फ जो है वो बाइंग साइड में ही यहाँ पे ट्रेड बनेगा। तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी सेलिंग की मार्केट भी है, ये भी यहाँ पे ट्रेंडी होती जा रही है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हल्का प्रेशर जो है बेस मेटल्स में आएगा। सारे बेस मेटल्स में यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि वो प्रेशर आएगा, लेकिन मुझे कुछ बेस मेटल्स है जिसमें लग रहा है कि एक जो फॉल है ये बन सकता है। खास करके एल्यूमिनियम में मुझे लग रहा है कि 280 पर एक बार सेलिंग करना चाहिए। 275 का एक टारगेट रखना होगा। 282 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस यहाँ पे हम लगा के चल सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि दूसरी कमोडिटी जिसमें मुझे यहाँ पे फॉल लग रहा है वो मुझे लग रहा है कि जिंक में भी एक बार हम नीचे में 326 तो इजीली आता हुआ देख सकते हैं, लगभग उसके करीब है। 322 तक के लेवल्स यहाँ पे हम जिंक में आता हुआ देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी कमोडिटी 335 से यहाँ पे लगातार फॉल देख रही है और मेरे ख्याल से 322 तक भी नीचे की तरफ प्राइसेस आ सकते हैं। तो यहाँ पे इंट्रा डे ट्रेड करना होगा, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना होगा और बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी अब इस काउंटर में दोनों आ सकती है, तो उसको ध्यान में रखना होगा। ओके, अब धर्मेश जी ये बताइए कि इंटरनेशनली जिस तरह से शॉर्ट स्क्यूज हुआ और जिस तरह से लोग फंसे एलएमई पे, क्या ऐसे माहौल में आप क्या सलाह देंगे मेटल में जो ट्रेड करना चाह रहे हैं, किस मेटल के साथ जाना चाहिए और किस तरह का ट्रेड करना चाहिए? देखिए, अगर आप निकल की बात करें, जो शॉर्ट स्क्वीज हुआ था उसमें कोई बड़ा प्लेयर उसमें फंस गया है और उसमें उसने अपनी पोजीशन स्क्वायर अप की। उस कारणवश आपको 2 दिन 75% के सर्किट दिखने मिले। अभी इन्होंने जो हॉल्ट किया है कि ये नहीं चाहते कि मार्केट में और स्पेकुलेशन हो, इसलिए ब्रीदर लाया है। और जब एक्सचेंज ब्रीदर लाता है उसके बाद मार्केट में एक डाउनफॉल देखने मिलता है। और मैं वंदना से कंप्लीटली एग्री कर रहा हूँ कि सब तेजी में नहीं है, मार्केट में मंदी भी आ सकती है। और देखिए, मार्केट में मंदी स्टार्ट हो सकती है, बट फंडामेंटली कितना सपोर्टिव है प्राइस, ये कंप्लीटली डिमांड और सप्लाई के ऊपर निर्भर करेगा। आज के तारीख में जो तेजी है वो कंप्लीटली सप्लाई ड्रिवन है। मार्केट में सप्लाई नहीं, इस कारण से आपको लंबी तेजी देखने मिल रही है। पर अगर सप्लाई स्टार्ट होता है और ये गठबंधन हो जाती है और मार्केट में जियोपॉलिटिकल टेंशन रिस्क कम होता है, आप यहाँ से लोअर सर्किट दिखना स्टार्ट करेंगे। तो मैं रेकमेंड करूंगा स्पेक्युलेटर इसमें हावी हो। फंडामेंटली जिसको तेजी करना है, मैं रेकमेंड करूंगा वेट एंड वॉच करने की। मैं भी जिंक में काफी निश्चित हूं कि मार्केट में 310 के स्तर भी आपको शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। जिंक ऐसा कमोडिटी है जो काफी वॉलेटाइल है और मैं रेकमेंड करूंगा आप इसमें मंदी करके चल सकते हैं। निकल से मैं रेकमेंड करूंगा वेट एंड वॉच की, क्योंकि इंटरनेशनली मार्केट बंद है और ये काफी स्पेकुलेटिंग ट्रेड होगा इसमें, और इसमें दोनों साइड मूवमेंट होगा। तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा आप निकल में ट्रेड करिए, बट हाँ, बहरहाल मैं जिंक की तरफ बेट करूंगा। यहाँ पे आप मंदी करके चल सकते हैं 310 के स्तर के लिए। ओके, तो ये जिंक पे बेट लगाने की सलाह दे रहे हैं और मंदी करने की सलाह है। मनोज जी, आपकी तरफ से टॉप पिक आज के लिए बेस मेटल्स में क्या हो? जहां तक बेस मेटल्स की बात करें तो जैसा कि जो दोनों कलीग बता रहे हैं कि काफी एलिवेटेड प्राइसेस है, लेकिन हमने देखा है कि लेड में जो है एक परफॉर्मेंस उतनी देखने को नहीं मिली जितनी रैली दूसरे बेस मेटल्स में देखने को मिली है। कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो जो ईवी का जो स्टोरी था, तो अब निकल के प्राइसेस इतना हाई होने के चलते कहीं न कहीं वहां पे जो है एक साइडवेज जो है वो चीजें देखने को मिल सकती है। उसके चलते मेरा मानना है कि यहाँ पे लेड की कीमतों में फिर एक बार सपोर्ट आता हुआ नजर आएगा। लेड हमने देखा है कि काफी समय से यहाँ एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और लंबे कंसोलिडेशन के बाद अब यहाँ एक अच्छी तेजी की जो है उम्मीद देखने को मिल रही है। तो मेरा मानना है कि ओवरऑल बेस मेटल पैक में लेड यहाँ पे वर्तमान लेवल्स पे बाइंग के लिहाज से अच्छा लगता है। 186 के लेवल मिले तो बाय करके चलें, 182 का स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 195 तक के लक्ष्य यहाँ रखे जा सकते हैं। ओके, तो ये व्यू है लेड को लेकर और 195 पे टारगेट के लिए आप यहाँ पर लेड खरीद कर जा सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की, जहाँ पर भी लगातार रफ्तार बरकरार है। अब $132 के आसपास क्रूड है। धर्मेश जी, क्या लग रहा है, कितनी तेजी और आपको यहाँ से दिख रही है, या डिमांड इन स्तरों पर अब बहुत ज़्यादा नहीं टिकने वाली है, तो हो सकता है कि कुछ नरमी आने वाले समय में दिखे? आपका व्यू क्रूड पर? देख, कच्चे तेल की बात करूं तो मैं कच्चे तेल में अभी भी काफी बुलिश हूं। इनफैक्ट मैं ये शो पे ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने से यही कह रहा हूं कि इसमें तेजी करके चलिए। 130 का स्तर आपको देखने मिलेगा। प्राइस ऑलमोस्ट 130 के ऊपर ही आ चुका है। फंडामेंटली टेक्निकली अभी भी इसमें थोड़ी सी एनर्जी बाकी है, जो प्राइस को 135 से 140 तक भी की जा सकती है। कंप्लीटली जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण आपको यहाँ पे तेजी देखने मिल रही है। सप्लाई कंस्टेंट है और जिस तरह से ओपेक और नॉन ओपेक कंट्री दोनों के बीच में अभी भी क्लियर गठबंधन नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर आप देखिए सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सारे कंट्रीज अगर आप देखिए तो 4 लाख बैरल पे अभी भी टिके हुए हैं ओपेक कंट्री, कि वो इतना ही बढ़ाएंगे।
बट अगर आप बाकी देखिए प्रेशर जो बना हुआ है वो यूएस की तरफ से है कि और बैरल बढ़ाइए प्राइस, सो दैट की सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस में थोड़ी स्थिरता आएगी, बट ये हो नहीं रहा। तो मेरे हिसाब से इसे मार्केट में थोड़ी सी टूल मिल सकती है। प्लस ईरान का सैंक्शन, उसमें भी अभी बात चल रही है, अभी भी बात क्लियर नहीं हुई है। अगर ये क्लियर होती है तो डेफिनेटली मार्केट में और काफी सप्लाई आ सकता है और प्राइस में थोड़ी सी गिरावट देखने मिल सकती है। बट ये अभी भी एक हॉकिश है, मार्केट में क्लियर इंडिकेशन नहीं है। सो मैं ट्रेंड के साथ जाऊंगा, मैं फंडामेंटली टेक्निकली अभी बुलिश हूं। आपको शीघ्र ही 9,900 से 10,200 तक के स्तर आपको देखने मिल सकते हैं और रुपया प्लस इसे वीक करके और सपोर्ट मिलेगा। ओके, तो ये व्यू है कच्चे तेल पर। वंदना जी, कच्चे तेल में ट्रेडर्स को क्या सलाह देंगे आज के लिए, इंट्राडे के लिए? इंट्राडे के लिए विश्वमोहन जी यहाँ पे एक थोड़ा सा हल्का करेक्शन आ सकता है, 9650 पे सेल कर सकते हैं, 9500 का बिल्कुल शॉर्ट टारगेट यहाँ पे रखना होगा, स्टॉप लॉस 9725 का लगा के चलना होगा। और एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगी विश्वमोहन जी, जिस तरीके का हमने कूल ऑफ यहाँ पे बेस मेटल प्राइसेस में आता हुआ देखा है, शायद वो हम कच्चा तेल में ना देखें, क्योंकि कंट्री लेवल पे सैंक्शंस नहीं हुए हैं, लेकिन कंपनीज ने अपने कार्गोज को कैंसिल किए हैं। और चाहे वो बीपी हो, शेल हो, एक्सॉन हो, सबकी तरफ से आया है कि वो एक ट्रेड को हॉल्ट करके रखा है। तो इंटायर 2022 जो सप्लाई डिसरप्शंस है वो यहाँ पे डीप होंगी एज कंपेयर टू 2021 कच्चा तेल में विश्वमोहन जी। तो मेरे ख्याल से अगर प्राइसेस नीचे की तरफ नॉर्मलाइज होके भी आते हैं तो एक क्या कहते हैं कि हायर लोज यहाँ पे बना के चलेगा 2022 में, और एक मेजर रेंज जो रहेगा वो $85 से लेके $115-125 तक का यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे प्राइसेस नीचे आएंगे, लेकिन वो बहुत लिमिटेड यहाँ पे नीचे आएंगे। ओके, बहुत ज़्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है, लेकिन आज के लिए अगर आपको करना है 1 से 2 दिनों के लिए तो 9,500 के टारगेट के लिए यहाँ पर सेल करके जा सकते हैं। मनोज जी, 9,680 का भाव है कच्चे तेल पर, यहाँ पर क्या सलाह देंगे इन स्तरों पर? मेरा मानना है विश्वमोहन जी कि यहाँ पे रशिया के ऊपर यूएस के जो ऑयल और गैस के सैंक्शंस आए हैं, उसके बाद यहाँ पे जो ऑलरेडी टाइट सप्लाइड मार्केट है वहां पे और फिर एक बार सप्लाई क्रंच जो है देखने को मिल सकते हैं। हालांकि काफी सारे कंट्रीज से जो है रशिया के ऑयल और गैस की बात हो रही है, लेकिन वॉर जोन होने की वजह से वहां पे सप्लाई कितनी स्मूथ रहेगी इसको लेकर के बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे अभी भी जो ओवरऑल ऑयल की जो बैलेंस शीट है वो काफी कमजोर है और वो कंटिन्यू यहाँ कीमतों को सपोर्ट करती रहेगी। ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव ही बना हुआ है। शॉर्ट बिल्कुल यहाँ पे अवॉइड करके चलना चाहिए। मेरा मानना है कि 9,550 के अगर लेवल्स मिले तो वहां पे एक बाइंग के लिए बहुत अच्छे लेवल होंगे। 9,350 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ऊपर में 10,000 10,200 ये लेवल्स जो है 1 से 2 दिन में यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी यहाँ शॉर्ट की सलाह नहीं रहेगी, थोड़ा डीप मिले तो बाय कर सकते हैं। ओके, यानी डिप का वेट कीजिए, नीचे की तरफ खरीदारी की सलाह दे रहे हैं क्योंकि ट्रेंड पॉजिटिव है, इनको लग रहा है कि वापस से तेजी आ जाएगी तो फंसने का डर होगा। चलिए हम नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। वंदना जी, नेचुरल गैस में कुछ कॉल है क्या आज के लिए? मुझे लग रहा है कि कल की गिरावट के बाद यहाँ पे एक बार फिर से लोअर लेवल से बाइंग आएगी इस कमोडिटी में, तो 352 के करीब यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। 362 तक के जो प्राइसेस हैं वो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, और जो स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा वो 348 रुपए का हम लगा के चल सकते हैं। और एक चीज ध्यान में रखना होगा यहाँ विश्वमोहन जी, यूरोप का जो गैस प्राइसेस और एशियन जो गैस प्राइसेस हैं ये काफी लो प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है एज कम्पेयर टू यूरोपियन गैस प्राइसेस। तो हमें अपने फंडामेंटल्स को और स्ट्रिक्टली यहाँ पे यूएस का जो नेचुरल गैस का जो ट्रेंड है उसको देखते हुए यहाँ पे ट्रेड करना होगा। तो मेरे ख्याल से अपसाइड है, लेकिन लिमिटेड अपसाइड है नेचुरल गैस में। ओके, नहीं, लिमिटेड अपसाइड यहाँ पर नेचुरल गैस में दिख रही है। नेचुरल गैस पर आपका व्यू धर्मेश जी? देखिए, नेचुरल गैस काफी स्थिर हो चुका है अंतरराष्ट्रीय और डोमेस्टिक मार्केट में। ये 340 से 370 का स्तर है। इनफैक्ट 2-3 दिन पहले ऑलमोस्ट 390 भी जाके फिर से मार्केट में एक सेल ऑफ देखने मिला है। तो फंडामेंटली अभी भी मार्केट में काफी डायरेक्शनलेस है, प्राइस इसी दायरे में रहेगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि गिरावट पे बाय करें। जिस तरह वंदना भी कहा है कि 350 के अगर नीचे आता है तो डेफिनेटली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, बट अपसाइड 360-370 पे आप अपनी पोजीशंस हल्की कर सकते हैं। ओके, तो ये भी हुए। चलिए बात कर लेते हैं कॉटन की। कॉटन को लेकर क्या आउटलुक है आपका मनोज जी? कॉटन में आपने देखा है विश्वमोहन जी कि यहाँ पे जो आइस कॉटन फ्यूचर्स है वो 116 सेंट के आसपास यहाँ काफी अच्छा सपोर्ट ले रही है और हमने वो लेवल्स होल्ड होते हुए देखे हैं। एमसीएक्स कॉटन की बात करें तो यहाँ भी 37,000 के आसपास जो अच्छे सपोर्ट्स देखने को मिले हैं, और जिस तरह से बाकी एग्री कमोडिटीज में जो है बढ़त देखने को मिल रही है, हमारा मानना है कि कॉटन में भी फिर एक बार जो है यहाँ पे जो है बाइंग देखने को मिल सकती है। एमसीएक्स कॉटन मार्च कॉन्ट्रैक्ट में 37,000 के लेवल्स के ऊपर यहाँ बाइंग करके चलना चाहिए। ऊपर में 37,800 तक के लक्ष्य रखे जा सकते हैं। एक स्टॉप लॉस यहाँ पे 36,660 का लगाएं। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं मसालों की, जहां पर आज खरीदारी अच्छी दिख रही है, 1.5 से 2% तक की तेजी है। वंदना जी, मसालों में कोई काउंटर पसंद आ रहा है आपको आज?
जी विश्वमोहन जी, मुझे टर्मरिक में फिर से यहाँ पे बाइंग लग रही है। मैं बाइंग साइड में ही प्रेफर करूंगी रहना। 9000 पे बाइंग करनी चाहिए। थोड़ा सा लंबा टारगेट है 9400 का। स्टॉप लॉस इसके लिए हम लगा के चल सकते हैं 8850 का। ओके, मसालों पर आपका आउटलुक मनोज जी? मसालों में भी यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव लगता है। मेरा मानना है कि यहाँ ओवरऑल तीनों ही मसालों में से धनिया काफी अच्छा लग रहा है। अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ मेरा मानना है कि 10,900 के आसपास जो है बाइंग की रणनीति बना के चलना चाहिए। ऊपर में 11,100 और 11,300 ये दो लक्ष्य रखे जा सकते हैं। नीचे में 10,700 के नीचे का एक स्टॉप लॉस यहाँ लगाकर बाइंग की रणनीति जो है वो बनाई जा सकती है। ओके ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं ग्वार सीड और ग्वारगम, वहां भी तेजी है। वंदना जी, ग्वार सीड में अगर किसी को ट्रेड करना है 6000 के आसपास, क्या सलाह देंगी आप? विश्वमोहन जी, बाइंग की सलाह रहेगी। क्रूड में यहाँ पे तेजी है, रिकाउंट्स यहाँ पे बढ़ सकते हैं। मेरे ख्याल से 6050 के लेवल पे यहाँ पे ग्वार में बाइंग नहीं रहना चाहिए। 6250 का टारगेट है, यहाँ पे 200 रुपए ऊपर का टारगेट है। स्टॉप लॉस इसके लिए लगा के चलना होगा 5950 का। ओके ओके, चलिए बात कर लेते हैं कैस्टर की। कैस्टर में खबर यह है कि सरकार के जो नए आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक इस बार 15 लाख टन के आसपास उत्पादन रह सकता है, जो पिछले सीजन से करीब 8.5% कम है। वरना जी, कैस्टर में कोई कॉल है क्या? तेजी की पोजीशन जारी रखेंगे क्या? पहले भी आपने तेजी की ही कॉल दी थी कैस्टर पे। जी विश्वमोहन जी, काफी बढ़िया तेजी हम लोगों ने 21 में आता हुआ देखा था। 22 से मुझे लग रहा है जो एक्सपोर्ट डिमांड है इतने हाई लेवल्स पे भी यहाँ पे अच्छे रहेंगे और प्रोडक्शन कम है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बाइंग में बने रहना चाहिए। कैस्टर में 7350 एक लेवल है जहाँ पे बाइंग करके चलना चाहिए। 7500 का यहाँ पे टारगेट लेके चलना होगा, छोटा टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस इसके लिए लगाएंगे 7280 का। ओके ओके, तो ये व्यू है कैस्टर को लेकर। चलिए अब जाते जाते करेंसी मार्केट पर आपका धर्मेश क्या व्यू है? क्या लग रहा है, रुपए में कमजोरी और बढ़ने वाली है क्या यहाँ से? डेफिनेटली यहाँ पे वीकनेस जारी है। अगर आप देखिए सारे करेंसीज बास्केट स्पेशली डॉलर के अगेंस्ट में काफी वीक हो चुके हैं और जिस रफ्तार से डॉलर में फर्मनेस आ रही है, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप रुपए को हेज करके चले। फॉरवर्ड 77 ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 7750 77 के लेवल आपको ये महीने के अंतराल में देखने मिल सकता है। ओके, 7750 77 के ऊपर आपको करेंसी जाता हुआ दिख सकता है। शुक्रिया धर्मेश जी आपका, वंदना जी आपका और मनोज जी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला कमोडिटी नाउ के दर्शकों के लिए। तो कमोडिटी नाउ में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे एफएम जंक्शन।